हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बार ध्यान से देखना, ओम्स लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले तुमको ये तो मालूम होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है। और अगर तुमको ये नहीं मालूम है तो एक काम करो, मैंने ओम्स लॉ पे डिटेल में 10 मिनट में एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किया है, तुम उसको जाके देख सकते हो मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी बात को समझना। देखो मैं थोड़ा सा तुमको ओम्स लॉ के बारे में बता देता हूं। होता क्या है? होता यह है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो उसी कंडक्टर के एंड के क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर के एंड का क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेट है। अगर कंडक्टर के एंड का क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट घटेगा। और जिस रेट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, उसी रेट के साथ करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर को फिक्स कर देना है, प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है, कंडक्टर के लेंथ को नहीं बदलना है, और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी नहीं बदलना है, तब जाकर के ओम्स लॉ वैलिड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं यहां टेबल बनाया हूं, ध्यान से मेरी बात को समझोगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है तो करंट 1 एम्पियर है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट भी 3 गुना बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया मैंने, 4 गुना बढ़ा दिया तो करंट भी 4 गुना बढ़ गया। उसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे तो करंट भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ है। अब ध्यान से देखना, ये मैंने जो टेबल बनाया है ना, यहां पे तुमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया है और यहां पे तुमको करंट लिख के दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, उसको यहां पे प्लॉट करेंगे। देखो हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे करंट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस लिया हुआ है, ठीक है ना। और जो रीडिंग यहां पे हमको मिली है उसको हम लोगों ने यहां पे लिखा है एक्सिस पे, ठीक है ना। और जो करंट की रीडिंग है उसको यहां पे लिखा है करंट वाले एक्सिस पे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, हम करेंगे क्या, चेक करो। देखो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, काम करता हूं मैं, पहले कलर बदल लेता हूं, ध्यान से देखोगे। चलो यहां पे ध्यान से देखो। देखो अगर हमारा पोटेंशियल 2 वोल्ट का है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है। अगर पोटेंशियल 4 वोल्ट का है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर है। और सिमिलरली अगर पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट होगा तो जो करंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा भाई, 3 एम्पियर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से हम पोटेंशियल को अगर 8 वोल्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा करंट हमारा, 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा भाई, 4 एम्पियर। और अगर पोटेंशियल को हम कितना कर देंगे, 10 वोल्ट कर देंगे तो जो करंट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। और अगर हम पोटेंशियल को 12 वोल्ट कर देंगे तो हमारा जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 6 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मेरी बात को समझना, एक काम करता हूं मैं, ये वाला हमको एक पॉइंट भी नाम दूंगा इसका ए, ये एक पॉइंट इसका नाम क्या है बी, ये एक पॉइंट इसका नाम क्या है सी, इस वाले पॉइंट का नाम क्या दूंगा डी, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ई, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा एफ, ठीक है ना। इस वाले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1,2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,4, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई 3,6, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,8। उसी तरीके से ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 5,10, और जो एफ कोऑर्डिनेट है इसका एफ पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,12। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। और अगर पोटेंशियल को 0 कर दोगे तो करंट भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट ओ है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, ये तुमको जितने भी पॉइंट मिल रहा है ना, तुम इन सभी पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को समझो, तुम क्या करोगे, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। जोड़ दो भाई, ओ ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है कि नहीं?
तुमने जब इन सभी पॉइंट को जोड़ा तो तुमको क्या मिला? तुमको ये मिला कि जो तुम्हारा वीआई ग्राफ है वो कैसा बन रहा है भाई? वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है और कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओम्स लॉ होता है, अगर ओम्स लॉ में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा होता है भाई? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो आप इस बात को समझोगे, हम इस ग्राफ के बारे में यहां पे लिखेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पे जो ग्राफ ये बन रहा है, ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ तुम्हारा कैसा है भाई? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है और कहां से पास कर रहा है? कहां से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। थ्रू द ओरिजिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो हमेशा इस बात को ध्यान देना, अगर ओम्स लॉ की बात करेंगे तो ओम्स लॉ में जो वीआई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और जो कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। और वो इस बात को हमको समझाता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात तुमको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग करंट बढ़ता जा रहा है और जिस रेट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जा रहा है उसी रेट के साथ उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। इसीलिए हमको जो ग्राफ मिला है वो कैसा मिला है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब देखो हम लोग बात करेंगे वीआई ग्राफ के बारे में। अभी तुम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा तुम लोगों ने भाई? ध्यान से देखो, तुम लोगों ने ये पढ़ा कि जो वीआई ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है भाई? ओम्स लॉ के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मैंने ग्राफ बना लिया। अब यहां पे ध्यान से देखना, हम यहां पे ये बात करने जा रहे हैं कि वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब ढलान। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये ग्राफ इस करंट एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना? ठीक है, तो इस ग्राफ का ढलान है, इसको स्लोप बोलते हैं। और हम ये पता करने जा रहे हैं कि वीआई ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे पता करेंगे, ध्यान से देखना। बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है ना? इसको तुम बढ़िया समझोगे। देखो, मैं 2 पॉइंट लेता हूं, मैं बोलूंगा कि यहां पे हमको एक पॉइंट मिल रहा है, ये, ठीक है ना? देखो, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना? और यहां एक और पॉइंट मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से, और यहां मैं क्या बना दूंगा? एक लाइन यहां पे खींच दूंगा। अब ध्यान से देखना, देखो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा, इस बात को समझो भाई, मैं ये बोलूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे जो वोल्टेज है वो V1 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कितना है? I1 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है भाई वो कितना है? वो कितना है? I2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक काम करता हूं मैं, ध्यान से मेरी बात को समझोगे, धीरे धीरे करके जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से केवल समझते जाओ। मैं यहां पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है? इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दूंगा? ये वाला पॉइंट मैं बोलूंगा A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं बोलूंगा B पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? C पॉइंट, ठीक है ना? अब ये बताओ भाई, यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा और यहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो ABC है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहां पे एक काम करेंगे, एक बात ये बता दो, अगर मैं ये BC निकालना चाहता हूं, BC परपेंडिकुलर है और ये AC हमारा बेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं ये BC निकालना चाहता हूं तो BC किसके बराबर होगा? ये पूरा V2 है और ये V1 है। ये जो BC होगा ये V2 माइनस V1 होगा, ठीक है ना? तो यहां पे हमको जो परपेंडिकुलर मिलेगा ये किसके बराबर मिलेगा? V2 माइनस V1, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा V, ठीक है ना? और अगर बेस की बात करता हूं तो बेस AC है और ये किसके बराबर होगा? ये पूरा I2 है और ये कितना है? I1 है। ये कितना बचेगा? I2 माइनस I1। तो यहां पे मेरी बात को समझोगे भाई, ये जो बेस होगा ये बेस किसके बराबर होगा? I2 माइनस I1 और ये किसके बराबर होगा? डेल्टा I के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकालता हूं, क्या निकालूंगा? tan थीटा। और एक बात ध्यान देना, जो tan थीटा होता है ना वही स्लोप की जानकारी देता है। मतलब जो ग्राफ में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस का जो स्लोप होगा वो कैसे मालूम चलेगा? इसके tan थीटा को पता करने से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? स्लोप के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अभी हम लोगों ने कितना निकाला है परपेंडिकुलर, डेल्टा वी, और कितना निकाला है बेस, डेल्टा आई। इसका मतलब ये है कि जो टेन थीटा होगा वो स्लोप के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अब ये बताओ, अगर चेंज इन वोल्टेज निकालोगे तो वोल्टेज ही मिलेगा, और चेंज इन करंट निकालोगे तो करंट ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, हम लोग यहां पे लिखेंगे कि जो स्लोप होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, हमको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और चेंज इन करंट हमको क्या देगा, करंट ही देगा। और ओम्स लॉ की इक्वेशन हमको मालूम है कि V अपॉन I किसके बराबर होता है, R के बराबर। किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं भाई, यहां से ये बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगा, ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा रेसिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा भाई, रेसिस्टेंस के बराबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि VI ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, रेसिस्टेंस। अगर ज्यादा स्लोप होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर कम स्लोप होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखना है, वो ये है कि जो VI ग्राफ है, अगर Y एक्सिस पे V लिया गया है और X एक्सिस पे करंट लिया गया है, तो जो VI ग्राफ है, उस VI ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है हमको, रेसिस्टेंस बताता है। ज्यादा स्लोप मींस मोर रेसिस्टेंस, और लेस स्लोप मींस लेस रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, IV ग्राफ के बारे में। IV ग्राफ क्या होगा, यहां पे Y एक्सिस पे करंट लिया जाएगा, और X एक्सिस पे क्या लिया जाएगा भाई, वोल्टेज लिया जाएगा। मेरी बात को समझना, क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, हाँ ग्राफ मैं फिर से तुमको बना देता हूं भाई, ध्यान से देखोगे। ये हमारे पास ग्राफ है, ये IV ग्राफ है, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं। अब देखो, मैं बोल दूंगा ये वोल्टेज है, इसके करस्पॉन्डिंग ये करंट है। सिमिलरली मैं बोल दूंगा ये वोल्टेज है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। सेम काम करेंगे भाई, यहां पर भी क्या करेंगे, चेक कर लो। यहां पर भी क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल बना देंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। हम ये बोल देंगे कि ये वोल्टेज V1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कितना है, I1 है, और ये वाला वोल्टेज कितना है, V2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कितना है, I2 है। क्लियर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A हो जाएगा पॉइंट, ये B हो जाएगा पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये एंगल थीटा बोल दिया जाएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब बताओ यहां पे परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, I2 माइनस I1, मतलब किसके बराबर होगा, डेल्टा I। और यहां पे जो बेस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 माइनस V1, मतलब किसके बराबर होगा, डेल्टा V। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो भाई, अब यहां मेरी बात को समझोगे। एक बात ये बताओ, अगर यहां पे हम लोग टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा क्या देता है, टेन थीटा तो स्लोप देता है, ठीक है ना। और ये बताओ ये स्लोप किसके बराबर होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे कितना है परपेंडिकुलर, डेल्टा I, और यहां पे कितना है बेस, डेल्टा V। तो यहां से ये बोला जा सकता है कि स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा हमारा डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। और चेंज इन करंट हमको क्या देगा, करंट देगा, और चेंज इन वोल्टेज हमको क्या देगा, वोल्टेज देगा। तो ये I अपॉन V हो जाएगा। अब बताओ, अगर ओम्स लॉ से V अपॉन I R के बराबर होता है, तो जो I अपॉन V होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R के बराबर। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्लोप होता है भाई वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रेसिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होता है भाई, 1 अपॉन रेसिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर IV ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। ध्यान से देखो, यहां पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, और यहां पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस, और IV ग्राफ का स्लोप क्या देता है, 1 अपॉन रेसिस्टेंस। इस बात को ध्यान देना है। अगर VI ग्राफ होगा तो मोर स्लोप मोर रेसिस्टेंस, लेस स्लोप लेस रेसिस्टेंस। लेकिन अगर IV ग्राफ होगा, इस बात को समझना, तो अगर ज्यादा स्लोप होगा तो कम रेसिस्टेंस होगा, और कम स्लोप होगा तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। यही कैच है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी बात को समझोगे। देखो यहां मैं तुमको बता भी दे रहा हूं, चेक करो, ये कौन सा ग्राफ है, VI ग्राफ है। अब देखो इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पे क्या बोलोगे, R1 इज ग्रेटर देन R2। ये ज्यादा स्लोप का है तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, ये कम स्लोप का है तो कम रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि VI ग्राफ है। सेम चीज यहां पे देखो भाई, ये VI ग्राफ है, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो क्या बोलोगे, जो R3 होगा इसका स्लोप ज्यादा तो ज्यादा रेसिस्टेंस, उससे कम R2, और सबसे कम क्या हो जाएगा भाई,
R1। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पे IV ग्राफ है, तो IV ग्राफ में क्या होता है, ज्यादा स्लोप का मतलब कम रेसिस्टेंस, तो यहां पे जो R1 होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, R2। यहां पे कम स्लोप है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि IV ग्राफ है। अब यहां पे चेक करो भाई, देखो सबसे कम स्लोप इसका है, तो सबसे ज्यादा इसका रेसिस्टेंस होगा, उससे ज्यादा इसका स्लोप है तो इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इसका स्लोप है, सबसे कम ये रेसिस्टेंस होगा। तो क्या लिखोगे भाई, सबसे छोटा R3, उससे बड़ा R2 और सबसे बड़ा R1। यही तुमको समझना है भाई, यही एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद करता हूं तुमको ये समझ में आया होगा। चलो अब यहां पे छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, चेक करो यहां पे क्या बोल रहा है भाई। सबसे पहले VI ग्राफ है, और VI ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या बोल रहा है, अगर 2 वोल्ट मतलब जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो 2 वोल्ट का है तो जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है। क्या बोल रहा है, a VI ग्राफ shows that at 2 वोल्ट द करंट इज 0.5 एम्पियर। तो चेक कर लो भाई, देखो अगर वोल्टेज हमारा कितना होगा 2 वोल्ट तो कितना करंट होगा 0.5 एम्पियर। यहां पे मार्किंग कर दिया गया है, ये 2 वोल्ट होगा और ये कितना होगा 0.5 एम्पियर। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया रेसिस्टेंस। तो ये बताओ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V/I। ठीक है ना? अब बताओ R किसके बराबर होगा, V कितना दिया गया है 2, और ये बताओ I कितना दिया गया है 0.5। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से जो रेसिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2, और अपॉन 0.5 मतलब क्या होगा 1/2। इसको ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस 4 ओम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे जो रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 4 ओम का आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो कि अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ग्राफ, और ये VI ग्राफ है, तो तुमको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि VI ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसीलिए पहले से मैंने लेकर क्या बना के तुम्हारे सामने बना रहा हूं। अगर VI ग्राफ होगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं? अब देखो क्या बोल रहा है, अगर 4 वोल्ट है, अगर कितना वोल्ट है 4 वोल्ट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट होगा 0.2 एम्पियर। और अगर 8 वोल्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट होगा 0.4 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर करंट हमारा 0.2 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना होगा 4, अगर करंट हमारा 0.4 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना होगा 8। क्लियर है कि नहीं? मैं बोल दूंगा ये वाला पॉइंट क्या है A और ये वाला पॉइंट क्या है B। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे निकालूंगा एट A। अगर A पे मैं क्या निकालता हूं रेसिस्टेंस, तो R किसके बराबर होगा, क्या होता है फॉर्मूला V/I। ठीक है ना? तो ये बताओ V कितना दिया गया, A पे कितना दिया गया 4, और कितना करंट है बताओ, तो करंट हमारा कितना है 0.2। तो ये बताओगे यहां पे 4/0.2 कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू ऊपर लिखोगे 40 और नीचे क्या लिखोगे 2। मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा ये 20 ओम। मतलब A वाले पॉइंट पे हमको रेजिस्टेंस 20 ओम मिला। अब बात करते हैं एट B। अगर B वाले पॉइंट पे बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू क्या होता है V/I। अब बताओ B पे V कितना दिया गया है 8 वोल्ट, और कितना करंट दिया हुआ भाई 0.4 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और ये भी कितना आएगा भाई 20 ओम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हर जगह वोल्टेज अपॉन करंट कर रहे हैं तो हमको रेजिस्टेंस कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। और यही तो ओम्स लॉ की खासियत होती है कि जो स्लोप है वो हर जगह कांस्टेंट होगा, और स्लोप क्या बताता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी हर जगह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो A पर भी रेजिस्टेंस 20 ओम है और B पर भी रेजिस्टेंस 20 ओम है, मतलब हर जगह रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ को पूरी कर रहा है, और ये पूछा भी गया था क्वेश्चन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको वेरीफाई करना था कि क्या जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो बिल्कुल ओबे कर रहा है, क्योंकि हमको हर जगह जो रेजिस्टेंस है वो सेम मिल रहा है, स्लोप भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो ओम्स लॉ ओबे हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, स्लोप दिया हुआ है 5 ओम का, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और हमको पता करना है करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वोल्टेज 20 वोल्ट होगा तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, ये सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई।